मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे जिन के ऊपर स्टोरी लिखने के लिए कहा था, इसीलिए इस बार मैंने जिन के ऊपर एक हॉरर स्टोरी लिखने का प्रयास किया है। अगर आप भी अपना फेवरेट हॉरर टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उस पर हॉरर स्टोरी लिखूं, तो कमेंट में जरूर बताइए। और इसी के साथ कहानी को पूरा सुनने के बाद जरूर बताइए कि आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी और आपके हिसाब से मुझे अपने वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। कमेंट करके अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इससे मुझे खुद को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं और मैं और आप चलते हैं एक साथ उस खौफनाक सफर पर। मेरा नाम अजय है। ये मेरे साथ बीती 3 साल पुरानी बात है। मेरे दोस्त गौरव की एंगेजमेंट थी। वो 2 साल से लंदन अपने बिजनेस को संभालने के लिए चला गया था। मैं और मेरे दोस्त, मेरे काफी सारे दोस्त थे, हम सब गौरव की एंगेजमेंट में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब शाम के 4 बज रहे थे। एंगेजमेंट रात को 11 बजे रखी हुई थी। हाँ, ये टाइम थोड़ा अजीब जरूर था, पर पता नहीं क्यों इसी टाइम पर एंगेजमेंट रखी थी। हम सारे दोस्त हमेशा से बचपन से ही साथ में थे। मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, अजय, और बाकियों का नाम था ईशान, रोशन, जिया, मानव, कृतिका, नैना। हम 7 दोस्त थे। हमारी बॉन्डिंग भी बहुत ज्यादा ही अच्छी थी। वैसे मैं आपको बताना भूल गया, मेरे सभी दोस्तों में मैं ही सबका लीडर था। जस्ट जोकिंग। मेरे दोस्त की एंगेजमेंट लंदन में थी और हम सारे दोस्त इंडिया में रहते थे। इसीलिए लंदन जाने के लिए हम लोगों ने 8:30 बजे की फ्लाइट बुक कर ली थी। हम सब तैयार हो गए थे। फिर हम लोग 1 घंटे के बाद कार से एयरपोर्ट पहुंच रहे थे। तब करीबन 5 बज रहे थे शाम के, और हमारे घर से एयरपोर्ट 1 घंटे दूर था। इसीलिए हम जल्दी निकल गए थे ताकि 6 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाए। पर तभी रास्ते में मेरे दोस्त ईशान को ये याद आया कि उसने घर की लाइट्स और बाथरूम का पानी चालू ही छोड़ दिया था। अब इस वजह से हम लोग वापस ईशान के घर जा रहे थे और हम सब बहुत ज्यादा गुस्से में भी थे, क्योंकि इतनी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उससे संभाली नहीं गई। वैसे मैं आपको बताना ये भी भूल गया कि ईशान हमेशा से अकेला ही रहता था। वो थोड़ा हाइपर और जल्दीबाजी करने वाला इंसान था। उसकी मम्मी पापा गांव में रहते थे और वो शहर में पढ़ने के लिए आया था। मेरा दोस्त रोशन, जिसे छोटी छोटी बातों पर हमेशा से ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, और एक तरफ जिया थी जो सबको शांत रहना सिखाती थी और उसका नेचर भी थोड़ा शांत वाला ही था। फिर मेरा दोस्त मानव, जो हर बात को मजाक में ही लेता था, और थी कृतिका, जो बहुत ही होशियार, समझदार और साइकोलॉजी की पढ़ाई किया करती थी। वो इंसान को देखते ही पहचान लेती थी। फिर थी नैना, वो भूत प्रेत से ज्यादा जिन में मानती थी और वो हमेशा से ही भूतों के बारे में रिसर्च करने से ज्यादा जिन्न के बारे में रिसर्च किया करती थी। वो एक भूतिया इन्वेस्टिगेशन पर काम कर रही थी, पर वो बार बार भूतों के नाम पर जिन्न की बातों पर आ जाया करती थी। उसका प्रोफेशन भूत प्रेतों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना ही था। ये सब तो आपने जान लिया। अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ कि आखिर ऐसा क्या हुआ हमारे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले। अभी तो फिलहाल हम ईशान के घर पर जा रहे थे। जब हम सब ईशान के घर पहुंचे तो हमने जो देखा वो बहुत ही ज्यादा अजीब था। पहले तो घर पहुंचते ही हमने देखा कि घर का लॉक खुला हुआ था। अब इतनी ज्यादा लापरवाही देखकर मैंने तो ईशान को थप्पड़ ही मार दिया कि तुझे घर का दरवाजा भी बंद करना नहीं आया। तभी ईशान ने कहा,
मैं लॉक लगा कर गया था यार, मुझे नहीं पता ये किसने खोला। उस वक्त कृतिका ने कहा, कहीं कोई घर में घुस तो नहीं गया? जल्दी जल्दी देखो यार, कोई घर में घुस ना गया हो। जैसे ही हम लोग घर के अंदर गए तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। घर में हर जगह पर लाल रंग गिरा पड़ा था। सारी दीवारें भी लाल हो चुकी थी। घर के बीचों बीच एक कटी फटी सी अजीब सी डरावनी गुड़िया पड़ी थी। पूरा घर इतना ज्यादा गंदा हो रखा था जैसे सालों से इसकी साफ सफाई ही ना की गई हो। बेड पर से बेडशीट निकली हुई थी। अब जब हम धीरे धीरे करके अंदर जाकर देखने लगे तो हमें वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी हमें कोई नजर नहीं आया। और जब हमने बाथरूम में पानी चेक किया तो वो भी बंद था। और घर में एंटर होने से पहले लाइट्स भी ऑफ ही थी। अब ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि अगर घर में कोई घुसा था तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। पर हो सकता है कि वो चोरी करके घर से भाग गया हो और इसी वजह से घर में पड़े पैसे, सामान, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ ईशान ने चेक किया। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि सब कुछ बराबर पड़ा था। घर से एक भी सामान चोरी नहीं हुआ था। अब तो ये बात बहुत ज्यादा अजीब थी कि तो फिर घर में कोई घुसा ही क्यों और कौन। हम लोगों को निकले हुए सिर्फ 10 मिनट हुए थे और 10 मिनट के अंदर अंदर इतना सब कुछ हो गया। ये बहुत ज्यादा अजीब था। आप खुद सोचिए, अगर आप उस जगह पर होते, ईशान की जगह अगर वो आपका घर होता, आपको कैसा लगता? 10 मिनट के अंदर अंदर आपके घर में इतना सब कुछ हो चुका है। और ये सोचिए कि अगर ईशान को कुछ याद ही नहीं आता तो क्या होता। चलिए खैर वो छोड़िए। तभी अचानक से नैना कहने लगी, देखो गाइस, डरना मत, लेकिन मैं जहां पर भी इन्वेस्टिगेशन करने जाती हूं ना, उन जगहों पर ऐसी ही डरावनी सी गुड़िया और लाल रंग अगर नजर आ जाता है ना, तो वहां पर भूत प्रेत का साया होता है। और मैं सच कह रही हूं। नैना की बात सुनकर अब हम सातों दोस्त एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि सच भी यही था कि घर में हमें तंत्र विद्या करने वाले सामान भी मिले थे। अब इस वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा डर लगने लगा। ईशान तो हाइपर ही हो गया था और उसके बाद वो जोर जोर से अपने आप को मारने लगा और रोने लगा। हम लोगों ने जैसे तैसे करके ईशान को शांत किया। पागल हो गया है क्या? तभी मानव नैना के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या तुम पागलों जैसी बकवास कर रही हो? हर जगह बस भूत प्रेत जिन, यही दिखता है क्या तुम्हें? ये कोई टाइम है ऐसी इम्प्रैक्टिकल बातें करने का? अब तुमने कोई फालतू की बात की ना तो देख लेना, और मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये सब कुछ ना कुछ नहीं होता। तुम जो काम करती हो ना, वो सब कुछ झूठ है, बकवास है, और वो सब ना तुम पर ही सूट होता है। तभी नैना को जिन का नाम सुनते ही कुछ याद आया। दरअसल 2 दिन पहले उसने एक आर्टिकल पढ़ा था और उसमें ऐसा लिखा था कि अगर तुम्हारे पीछे जिन्न पड़ जाए या तुम्हारे कहीं आसपास जिन्न हो या वो जहां से भी गुजरा हो, वहां पर कहीं ना कहीं जरूर लाल रंग होता है और वो जिन्न ही वो लाल रंग वहां पर छोड़ कर जाएगा। और उस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि अगर घर के कोने में एक सिक्का मिले और उस सिक्के के ऊपर अगर नींबू रखा हुआ हो, अगर ऐसा कुछ भी दिखे, तो पूरी तरीके से समझ जाना कि तुम्हारे पीछे किसी जिन्न का वास है। और ये सब सोचते सोचते ही फिर नैना हम सबसे कहने लगी और हमें ये सारी बात बताने लगी
और वो जानबूझकर मानव की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती। उसके बाद नैना की बात सुनकर एक बार को हम लोग भी घर के कोने में ऐसी कोई चीज ढूंढने लगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हमें मिलता है, और उसी चीज को ढूंढने के लिए हम इधर उधर जाने लगे। जब हम सब ने देखा तो रोशन को घर के कोने में एक सिक्के के ऊपर नींबू रखा हुआ मिल गया, जैसा नैना ने कहा था। अब कृतिका नैना की बातें सुनकर थोड़ा सा अजीब महसूस कर रही थी। जिया भी इसी वजह से इन सारी चीजों को अब समझने की कोशिश कर रही थी, पर अभी भी मानव नैना की बातों को नहीं मान रहा था। लेकिन फिर भी नैना आगे कहने लगी, मैंने उस आर्टिकल में ये भी पढ़ा था कि जिस भी इंसान के साथ जिन्न का वास हो जाता है वो इंसान जिंदा नहीं बचता, और मुझे यही लग रहा है कि ये जिन्न ईशान के ऊपर है। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहती हूँ सच बताना, और सच यही है। और इसीलिए अब हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जल्दी से जल्दी इस घर से नहीं निकले तो वो हम सबको मार देगा। हमें जितना हो सके ईशान से दूर रहना होगा और ईशान को इसी घर में छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक ईशान की मौत नहीं हो जाती तब तक वो जिन्न हम लोगों का भी पीछा अब नहीं छोड़ेगा। नैना की इतनी अजीब अजीब बातों को सुनकर अब जिया कहने लगती है, तुम पागल हो गई हो? ईशान हमारा दोस्त है। घर में सिर्फ कुछ चीजें मिल जाने से तुम ये सब कह रही हो? तुम होश में तो हो ना नैना? फिर नैना कहने लगी, हाँ, मैं अपने पूरे होश में हूँ। मैंने इतने सालों से इन सारी चीजों पर रिसर्च की है, इन्वेस्टिगेशन किया है। तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो? मुझे सब कुछ पता चलता है। देखो, मैं अपनी जान गंवाना नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ। तुम्हें अगर मरना है ना तो तुम लोग रहो ईशान के साथ। मुझे कोई एंगेजमेंट में जाने का इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। और ऐसा कहकर नैना गुस्से में वहां से चली गई, क्योंकि उस वक्त हम लोग नैना की बोली हुई बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे। कृतिका ने नैना को बहुत रोकने की कोशिश भी की, पर फिर भी नैना चली गई। अब हम 6 दोस्त बचे थे और हम लोगों ने घर के सारे सामान को सही किया। जो कुछ भी कलर और सब कुछ बिखरा पड़ा था और जो भी सामान हमें मिला था उसको उठाकर हमने डस्टबिन में डाल दिया। फिर हम वापस कार से एयरपोर्ट जाने के लिए निकल रहे थे, पर हम लोग वापस नैना के पास गए और उसे मनाकर फाइनली हम लोग उसे भी अपने साथ लेकर एयरपोर्ट पहुंच रहे थे। थोड़ी देर बाद हम एयरपोर्ट तो पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बाहर रखी ट्रॉली में हम लोगों ने अपने सारे सामान को रख दिया और गेट से अंदर जाने लगे। हमने फिर अपने पासपोर्ट और टिकट भी शो कर दिए। टिकट चेक करने वाला इंसान बहुत ही अजीब था। वो हमें देखकर बहुत अजीब सी स्माइल कर रहा था, और आप मानोगे नहीं लेकिन उसकी स्माइल बहुत ही क्रीपी थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और हम लोगों ने इस बात पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि हमारी 7 लोगों की ट्रॉली में अजीब सा कोई काले रंग का धागा बांधा हुआ था। हम सब अंदर आने के बाद स्क्रीन में फ्लाइट का रो नंबर चेक कर रहे थे। तो पता नहीं क्या था, पर अचानक से उस स्क्रीन पर कुछ फ्लैश हुआ और हम सातों को नजर आया कि वहां पर स्क्रीन में सडनली हमारे नाम फ्लैश हुए और फिर स्क्रीन नॉर्मल हो गई। ये अभी क्या हुआ था हमें कुछ समझ में नहीं आया। अगर ये चीज किसी एक के साथ होती तो हम इसे वहम का नाम दे सकते थे, पर हम सबके साथ ये अजीब सी कोई चीज हुई। लेकिन फिर भी हमने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, और जब हमारे लगेज चेक किए गए तब उसका वेट 100 किलो का आया। अब हम लोगों ने जैसे ही सारे बैग्स और सब चेक किए तब उसके अंदर से एक अजीब सा खून से भरा हुआ कंकाल मिला। अब हम लोग ये सब कुछ समझते उससे पहले ही एयरपोर्ट में सारी लाइट्स ऑफ हो गई। अब हम सब लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसके करीब 10 मिनट बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया।
अब ये सारी चीजें किसी के साथ भी नहीं हो रही थी। अब ताज्जुब वाली बात ये थी कि ये जो सारी चीजें हो रही थी वो किसी और के साथ में नहीं हो रही थी, बल्कि सिर्फ हम लोगों के साथ हो रही थी। लेकिन फिर भी हम सारे प्रोसेस को खत्म करके जैसे तैसे करके फ्लाइट की सीट पर बैठ गए। पर अब नैना थोड़ी परेशान और रोते हुए हमें धीरे से कह रही थी ताकि ईशान ना सुन ले। और नैना कहती है, देखो दोस्तों, कुछ तो अजीब जरूर है, मेरी बात मानो प्लीज। ईशान का साथ हमें छोड़ देना चाहिए, अभी भी वक्त है। पर तभी फिर जिया ने नैना को प्यार से समझाकर उसे शांत किया। कुछ देर बाद फ्लाइट की एयर होस्टेस जोर जोर से कृतिका पर चिल्लाने लगी और सबको सुनाकर कह रही थी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब पता नहीं वो ये सब कृतिका को क्यों कह रही थी, पर तभी एयर होस्टेस के फेवर में बाकी सारे बैठे पैसेंजर्स भी बोलने लगे, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पहले भी इसने हमारी बात नहीं मानी, इसको तो जिंदा जला देना चाहिए, मार देना चाहिए। कृतिका रोती रोती नैना के पास गई और थोड़ी देर बाद वो एयर होस्टेस भी शांत हो गई और वहां से चली गई। नैना तो इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि उसने कृतिका से कहा, उस डायन जैसे दिखने वाली एयर होस्टेस ने तुम्हें इतना सब कुछ कहा, तुम पर चिल्लाकर भी चली गई और तुम बस उसका मुंह देख रही थी और रोते हुए मेरे पास आ रही हो। तभी कृतिका ने कहा, ये बात 22 दिन पहले की है। मेरी दोस्त सोफिया जो नई नई एयर होस्टेस में काम करने के लिए आई थी और मुझे बाकी एयर होस्टेस से मिलवाने के लिए वो ट्रेनिंग रूम में लेकर जाना चाहती थी और इसलिए हम लोग साथ में निकल रहे थे। फिर रास्ते में एक मंदिर आया, हम दोनों पहले मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। वहां पर पंडित जी ने मुझे देखते ही कहा कि किसी की बुरी नजर है, तुम ध्यान रखना और किसी भी चीज पर विश्वास मत करना, ये चाकू तुम्हारे पास रखो और ध्यान रहे इसे कहीं घुमा मत देना। उन पंडित जी ने फिर मुझे एक छोटा सा चाकू दिया, मैंने उसे अपनी जेब में डाल लिया और दर्शन करके हम लोग वहां से जाने लगे जहां हमें जाना था। और ट्रेनिंग रूम में पहुंचने के बाद मेरी दोस्त सोफिया के जैसे बहुत सारी लड़कियां थी जो तैयार हो रही थी। मुझे सोफिया सारा नजारा सब कुछ बता रही थी कि वो एयरपोर्ट पर कौन सा काम करने वाली है, वो सब कुछ बातें मुझे बता रही थी। लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक ग्लास पड़ी थी, उस गिलास के अंदर मुझे जानवर नजर आ रहे थे। तो मैं बस अपनी दोस्त सोफिया से कह रही थी कि ये इतना अजीब सा क्या है, पर वो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा था। सोफिया को मैं इतना ज्यादा बताने की कोशिश कर रही थी, फिर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और सोफिया मुझसे कह रही थी कि कुछ भी तो नहीं है, देख मैं अभी तुझे पीकर बताती हूँ। और ऐसा कहकर सोफिया वो पानी पी गई। तभी वहां से एक एयर होस्टेस आई और उसने रूडली बिहेव करते हुए मुझसे कहा, तुमने अब यहाँ पर सब देख लिया है, तुम अपने घर चली जाओ। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उसे कह दिया, आपको क्या, मैं यहाँ पर हूं तो कुछ भी करूं और आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही हैं? फिर तभी सोफिया ने मुझे शांत करते हुए कहा, देख यहाँ पर सब ऐसे ही रूडली बात करते हैं, इन सब लोगों पर ध्यान मत दे, चल कहीं घूमने चलते हैं। और ऐसा कहकर वो मुझे उस रूम से बाहर लेकर आ गई। मेरी जेब में अभी भी वो चाकू पड़ा था, लेकिन मंदिर से बाहर आते ही वो नीचे गिर गया था और इस बात का मुझे पता नहीं चला। रूम से बाहर आने के बाद हम लोग कार में बैठे और सोफिया कार चला रही थी। अचानक से कार चलाते चलाते वो अजीब अजीब सी आवाजें करने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोफिया से पूछ लिया, तो इतनी अजीब अजीब आवाजें क्यों निकाल रही है? और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में कार चला रही थी। मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। और अचानक से मेरी पूरी कार के अंदर कीड़े मकोड़े और जानवर आने लग गए।
और वो सब मेरे कपड़ों के ऊपर चल रहे थे। मैं उन्हें अपने आप से दूर कर रही थी, पर वो उतने ही मेरे अंदर आ रहे थे। मुझे घिन आ रही थी, डर लग रहा था। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी और तभी अचानक से सब गायब हो गया। फिर सोफिया ने स्टीयरिंग से अपना सिर फोड़ फोड़ कर खुद की जान ले ली और कार को भी एक पेड़ में जाकर टकरा दिया और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख अस्पताल में खुली तो मुझे पता चला कि मेरी दोस्त सोफिया की मौत हो गई है और मुझे ये भी पता चला कि जिस जगह पर मैं एयर होस्टेस की ट्रेनिंग देखने गई थी वहां पर उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और आधी से ज्यादा एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करने वाली लड़कियों ने अपने आप की जान ले ली और आधों ने एक दूसरे को ही मार डाला। थोड़ी देर बाद जब बाकी की जो एयर होस्टेस थी जो बाहर थी और उस ट्रेनिंग रूम में नहीं थी, जब उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता चला तो वो जल्दी से अपने घर चली गई, लेकिन उन सब के घर जल गए और सब मर गए और उस ट्रेनिंग रूम में भी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और इस वजह से जो भी काम करने वाले लोग, जो बच्चे भी वहां पर थे, उन सब की मौत हो गई। उसके बाद कृतिका ने आगे बताते हुए कहा, नैना तू अब मानेगी नहीं, पर अभी मैं जो तुझे बताने जा रही हूं ना उसे ध्यान से सुनना। जो मुझ पर चिल्ला रही थी वो वही एयर होस्टेस है जो उस दिन मुझे उस रूम में मिली थी और मुझसे रूडली बात कर रही थी, और जो बाकी सारे पैसेंजर्स बैठे थे ना वो सब भी उस जगह पर काम करने वाले लोग हैं जो उसी दिन मर गए थे बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से। और थोड़ी देर पहले जब मैं वॉशरूम में गई तो पूरा वॉशरूम खून से भरा हुआ था और जैसे ही मैं वॉशरूम से डरते हुए बाहर आई तो सामने एक एयर होस्टेस खड़ी होकर मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और वो और कोई नहीं बल्कि मेरी दोस्त सोफिया थी। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नैना, हम सब लोग कहां फंस गए हैं? मुझे लग रहा है कि अब ये लोग एक एक करके हम सबको मार देंगे, क्योंकि इस एरोप्लेन में जितने भी लोग बैठे हैं वो सब मरे हुए हैं। हम सातों को छोड़कर सब के सब मरे हुए हैं। हम आत्माओं के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? तभी नैना कृतिका से पूछती है, लेकिन कृतिका, आखिर वो एयर होस्टेस हम सब लोगों को क्यों मारना चाहती है? तभी कृतिका ने कहा, ये सब मुझे नहीं पता। ये सारी बातें तो कृतिका नैना को बता रही थी। अब यहां दूसरी तरफ ईशान मानव को कुछ बता रहा था। अब जानते हैं कि ईशान क्या क्या नए राज खोल रहा था। तो सुनिए, ईशान मानव से कह रहा था, देख, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं। अभी ना एक अजीब सा, बड़ा सा, लंबा सा आदमी मुझे दिखा और वो मेरे सामने ही गायब हो गया। और तू जानता है, ये आदमी 2 दिन पहले मेरे सपने में आया था, जो मुझे अभी याद आ रहा है। और अब आगे जो मैं तुझे बताने वाला हूं ना, उसे ध्यान से सुन। मेरे पापा 7 महीने पहले शहर में घूमने और मेरे कोचिंग सेंटर को देखने आए थे। तब मेरे पापा और एक अंकल भी थे उनके साथ। हम लोग नाव से फिशिंग करने जा रहे थे, पर तभी वहां पर हमारी नाव बड़ी लहरों की वजह से टेढ़ी मेढ़ी होने लगी और बड़ी बड़ी लहरों से हम लोगों की नाव थोड़ी बहुत टूट गई और हम तीनों पानी में डूबने लगे। जब हम लोग जैसे तैसे करके वापस टूटी हुई नाव का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे थे, तब पता नहीं फिर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ। हमारी आंख एक सुनसान और अजीब से आइलैंड पर खुली,
जहां पर मेरे पापा और वो अंकल भी थे। और वहां आगे जाने पर एक अजीब सा जंगल आ रहा था। हम लोग उस जंगल की ओर आगे बढ़ रहे थे। तब हमने देखा कि एक बहुत ही बड़ा शैतान, खतरनाक दिखने वाला जानवर हमारे सामने आ गया। वो बहुत ही ज्यादा डरावना था और उसने मेरे पापा का गला पकड़ लिया और उन्हें हवा में उड़ाकर दूर फेंक दिया। और फिर उन अंकल को भी उस शैतान ने बहुत गंदी तरीके से मारना शुरू कर दिया। मैं ये सब देखकर डर के मारे वहां से भाग रहा था और पानी में कूद गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर था और मुझे नहीं पता कि मेरे पापा को और अंकल को कौन घर पर लेकर आया, पर जो कोई भी लेकर आया उसे मैं आज तक नहीं जानता। और उसने ही मेरे पापा को अस्पताल तक ले जाने में भी मदद की थी और इसी वजह से मेरे पापा अभी ठीक हैं और वो अंकल भी ठीक तरीके से अपने घर पर थे। जब मैं अपने पापा से मिला तो पापा ने मुझे कहा कि हाँ, कुछ तो अजीब हुआ था, मुझे भी नहीं पता कि कौन हमें यहाँ तक लेकर आया है। जब मैंने अंकल से उनका हाल पूछने के लिए कॉल किया तो उनका फोन डेड आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया। फिर बिना कुछ सोचे मैं उन अंकल के घर पर चला गया। तब उन्होंने ये कहा कि मैं 2 दिन से अपनी फैमिली के साथ रमीला गांव घूमने गया था। तुम ये क्या बातें कर रहे हो और मुझे क्या पूछना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सा आइलैंड, कौन सी बोट? मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं गया था। तुम्हारा वहम है या तो तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? वैसे बड़े दिनों बाद याद आई मेरी। चलो अंदर आ जाओ, खाना वाना खाते हैं। पर मैं इतना डरा हुआ था कि मैं फिर घर आ गया और मैंने अपने पापा को ये सारी बातें बताई। तो उसके बाद मेरे पापा उन अंकल से मिलने के लिए गए, लेकिन अब वो अंकल पता नहीं कहां चले गए। और उस दिन के बाद से मुझे मेरे पापा भी नहीं मिल रहे। मैंने पुलिस कंप्लेन भी की थी, पर डर की वजह से मैंने तुम लोगों को ये बात नहीं बताई और ना ही मेरी मॉम को। कल रात जब मैं सो रहा था तो एक अजीब सा दिखने वाला आदमी मेरे सपने में आया था, पर वो सपना तो मैं कल रात को देखकर ही भूल चुका था। पर आज जब एरोप्लेन में मैंने उस आदमी को देखा ना, तो मुझे सब कुछ दोबारा याद आ गया। और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मैं उस आदमी को कितने दिनों से अजीब अजीब तरीके से उसे एहसास कर रहा था और मेरे साथ बहुत सी डरावनी चीजें हर रात हो रही थी। जैसे मैं जब सोता था तो जोर जोर से कोई अजीब सी आवाज, जैसे कोई कुछ खा रहा हो, ऐसी आवाजें मुझे आती थी। मेरे बाथरूम में कोई ना कोई एक बिल्ली हमेशा मरी पड़ी रहती थी और इसीलिए मैं इन सब चीजों से बचने के लिए एक तांत्रिक बाबा के पास भी गया। उसने मुझे 3 से 4 चीजें बताई कि रोज रात को ये सारी चीजें फॉलो करो तो तुम्हें शांति मिलेगी। उसके बाद जैसा उस तांत्रिक ने कहा मैं वैसा ही कर रहा था। फिर थोड़े दिनों बाद इतना ज्यादा अजीब सा जानवर, उसे बार बार याद करके मैं परेशान होने लगा। इस वजह से मैं एक पंडित जी के पास गया। उसने मुझे बताया कि मेरे पीछे एक जिन्न की आत्मा है और वो कोई जानवर नहीं है, वो जिन्न है जो मुझे मारना चाहता है। और मैंने तुम लोगों को ये बात नहीं बताई क्योंकि अगर मैं बताता तो तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाते और वो जिन्न मुझे मार डालता। अपनी जान बचाने के लिए मैंने तुम्हें नहीं कहा, पर अब एरोप्लेन में उस अजीब से आदमी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उसने मुझे मार दिया तो मैं क्या करूंगा? प्लीज मेरी जान बचा लो। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, पर अब वो सिर्फ मुझे ही नहीं तुम सबको भी मार देगा। वो समुद्र में रहने वाला जिन है। जो कोई भी उस समुद्र में जाता है वो जिन उसे मार डालता है। हमें 3 से 4 लोगों ने उस जगह पर जाने से मना भी किया था,
पर फिर भी हम लोग वहां पर एंजॉय करने के लिए चले गए थे। अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि जिन की आत्मा कभी भी साथ नहीं छोड़ती, वो हमें साथ लेकर ही जाता है। और जब पंडित जी की बातों से भी मुझे कोई उपाय नहीं मिला, तो मैं फिर से उस तांत्रिक के पास ही गया। उस तांत्रिक ने मुझे कहा था कि तुम्हें ये जिन की आत्मा उस समुद्र में नहीं मिली है, वो समुद्र तो भूत प्रेतों से श्रापित है, पर तुम तो उस जिन को एयरपोर्ट से लेकर आए हो। और वो बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि ये सब घटना करीबन 8 महीने पहले की है। दरअसल हुआ ये था कि मैं एयरपोर्ट से वापस अपने शहर ही आ रहा था, तब मुझे एक आदमी मिला था। उसने मुझे एक अजीब सा पत्थर दे दिया। फिर उस आदमी ने मुझे कहा, तेरे ऊपर जिन का साया मंडरा रहा है, जितना जल्दी हो सके इस पत्थर को अपने साथ ही रख, नहीं तो वो जिन तुझे मार डालेगा। लेकिन मैंने तो एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद ही उस पत्थर को फेंक दिया था। घर पहुंचते ही मैंने देखा तो वो पत्थर मेरे बैग में था। जैसे ही मैंने उस पत्थर को निकाला तो पूरे घर में चिल्लाने की आवाजें आने लगी। और अब मैंने उस पत्थर को लेकर बाहर फेंक दिया, और अब फिर से जोर जोर से घर में किसी के हंसने की डरावनी आवाजें आने लगी। लेकिन मैं जानबूझकर इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। पर अब धीरे धीरे ये सारी चीजें बढ़ती ही जा रही थी। पहले एयरपोर्ट पर हुई, फिर उस भूतिया आइलैंड पर हुई। उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की और एक बहुत बड़े पंडित के पास गया। कुछ 5 महीने पहले उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बताई कि तुम्हारे ऊपर 2 जिन का वास है। तुमने 2 जिनों को छेड़ा है, एक समुद्र के जिन को और एक एयरपोर्ट के जिन को। तुम जिस एयरपोर्ट पर गए थे वहां पर किसी जिन का बहुत समय से वास था। वो जिन वहां पर आने वाले सभी लोगों को मार देता है, और वो तुम्हारे पास भी इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे पास कोई जादुई पत्थर है। जिसने भी तुम्हें वो जादुई पत्थर तुम्हारे पास रखने के लिए कहा है, वो जिन है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उस पत्थर को फेंक दो। मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूं, पर वो थोड़ा मुश्किल है। अगर तुमने वो उपाय किया तो जरूर तुम्हारी जिन्न से मुक्ति हो सकती है। फिर मैंने डरते हुए सीधे ही उस पंडित से हाँ कह दिया। उस पंडित ने मुझे बताया कि तुम्हें एक बलि देनी होगी और तभी तुम उस जिन से छुटकारा पा सकते हो। फिर मैंने पंडित जी से पूछा, कौन सी बलि और किसकी बलि? मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। फिर उस पंडित ने कहा, तो कोई उपाय नहीं है, जिन से छुटकारा पाने का सिर्फ यही उपाय है। फिर उस पंडित ने मुझे कहा, देखो तुम्हें एक लड़की की बलि देनी होगी जो तुम्हारे जान पहचान की ही कोई होनी चाहिए। अब ये मेरे लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने क्या किया। मैंने बहुत सोचा, फिर हिम्मत करके मैंने अपनी दोस्त कृतिका की बलि चढ़ाना सही समझा। इसीलिए मैं बहुत दिनों से कृतिका के ऊपर नजर रखे हुए था। पर सच बताऊं तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। 5 महीने से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कृतिका की बलि चढ़ा सकूं, पर तब मुझसे ये नहीं हो पा रहा था। कुछ 22 दिन पहले मुझे ये पता चला कि कृतिका किसी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग रूम में अपनी फ्रेंड के साथ जा रही है, जिसकी अभी अभी कोई नई एयर होस्टेस में जॉब लगी है और उसकी फ्रेंड का नाम सोफिया है। वो सोफिया वहीं पर काम करने वाली थी जहां पर मैं गया था और जहां से वो जिन्न की आत्मा मेरे पीछे पड़ गई थी। इसीलिए मैं सही मौका सोचकर पहले ही उस ट्रेनिंग रूम की एक एयर होस्टेस को जहर वाला पाउडर देकर आया था और मैंने उससे कहा था कि इसे पानी में मिलाकर मेरी दोस्त कृतिका को पिला देना। उसके बदले में मैंने उसे पैसे भी देने का वादा किया था। पर जब कृतिका सोफिया के साथ वहां पर गई तो गलती से सोफिया ने वो पानी पी लिया
और उस पानी में कोई जहर नहीं था, बल्कि उस पंडित ने मुझे एक अजीब सी चीज दी थी, वही मैंने उसमें मिलवाई थी। पर फिर भी कृतिका बच गई। उस दिन तो कृतिका बच गई, पर अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी आदमी ने फोन किया और उसने मुझे कहा कि नैना को लास्ट कॉल आपने ही किया है। अगर आप जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नैना का एक्सीडेंट हो चुका है और नैना की लाश एक रोड पर पड़ी उन्हें मिली है और वो लोग नैना को हॉस्पिटल में एडमिट करवा चुके हैं और नैना ने दम तोड़ दिया है। तो जल्दी से आप यहाँ पर आ जाओ। मुझे उस आदमी ने फोन पर ऐसा कहा, पर यह सुनकर मुझे इतना अजीब लगा। और जब मैंने पीछे वाले सीट पर देखा, जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि नैना कृतिका के साथ ही बैठी थी। इसीलिए मैंने उस आदमी को फिर से कॉल किया और मैंने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है भाई साहब, मेरी दोस्त नैना मेरे पास ही तो है। फिर उस आदमी ने मुझे इतनी अजीब फोटो भेजी। अब तू बता मानव, क्या ये फोटो असली है या हमारे साथ जो नैना बैठी है वो असली है? अब मैं आप सबको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि उस फोटो में नैना की लाश थी जो खून से भरी हुई थी और उसका एक रोड पर एक्सीडेंट हो चुका था। अब जानते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ और क्या सच में जिन एक एक करके सबको मार रहा है या कोई और इसके पीछे है। अब मैं इस कहानी से आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये थी कि जो पंडित ईशान को सजेशन दे रहा था और नजर आ रहा था, वो कोई पंडित नहीं था, वो खुद ही एक जिन था जो पंडित का रूप लेकर उसी के वेश में ईशान से ऐसी अजीब अजीब काम करवा रहा था। क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे कि जिन लड़कियों से भी अट्रैक्ट होते हैं और इसी वजह से ईशान से वो लड़की की बलि चढ़वाने की कोशिश कर रहा था और ईशान को पूरा अकेला भी करना चाह रहा था। पर ये बात सच थी कि ईशान के पीछे एक जिन नहीं बल्कि दो जिन की आत्माएं थी और वो जिन की आत्मा कुछ 8 महीनों से ही ईशान के पीछे थी और जादुई पत्थर की वजह से वो उसे मार नहीं पा रहा था। इसीलिए पंडित के वेश में वो ईशान से पत्थर को फेंकने के लिए कह रहा था और इसीलिए ईशान ने उस पत्थर को फेंक भी दिया था। वो एक ऐसी आत्मा है जिसे जिन ने ही मार दिया था और इसीलिए वो पंडित के वेश में ईशान से बार बार उस पत्थर को फेंकने के लिए कह रहा था। अब मैं यहाँ पर आपको ये बात बता दूं कि जिसने ईशान को वो जादुई पत्थर दिया था वो एक ऐसी आत्मा है जिसे भी जिन ने ही मार दिया था, पर फिर भी वो इंसानी रूप में आकर बाकी लोगों को बचाता है और उसकी वजह से ही वो जिन इंसान को मार नहीं पाते। वैसे ही समुद्र वाला जिन भी नहीं मार पा रहा था। अब ये सारी बातें तो ईशान ने मानव से बताई थी, पर आपको क्या लगता है, क्या ईशान अब जिंदा होगा? क्योंकि वो एक जिन की आत्मा थी और किसी जिन की आत्मा 8 महीनों से किसी के पीछे पड़ी हो तो क्या वो जिन एक मामूली जादुई पत्थर से उसका पीछा छोड़ देगा या फिर उसे मार देगा? ऐसा भी कभी होता है भला? ये कैसा सवाल है। जिन तो भूत प्रेतों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो सिर्फ एक पत्थर से वो कैसे कमजोर पड़ जा रहे थे? अब इसके पीछे भी एक नया राज है और वो राज ये है कि ईशान जिंदा है ही नहीं। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि नैना तो गुस्से में पहले ही घर चली गई थी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, और नैना की बात पर तब कोई विश्वास भी नहीं कर रहा था। तो जब वो रास्ते में गई थी उसी वक्त ही नैना को जिन ने मार दिया था। और अब ये सवाल होता है कि ईशान को जिन ने कब मारा? ये सब कब हुआ? तो जब वो लोग एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे थे और लाइट्स ऑफ हो गई थी, तब कुछ सेकंड्स के लिए ही इस मौके का फायदा उठाकर उस जिन ने ईशान को भी मार डाला था। और एरोप्लेन में भी जो जिन बैठा था, जो कि ईशान के वेश में था, और जितने भी पैसेंजर्स थे वो सब के सब जिन बन चुके थे। और अब ये बात सारे दोस्तों को पता चल चुकी थी। इसीलिए
अब सब लोग बस वहां से बाहर निकलने के लिए यहाँ वहां भागने लगे और जैसे तैसे करके वो लोग फ्लाइट को टेक ऑफ करवाना चाहते थे। पर अब उस एरोप्लेन में जितने भी पैसेंजर्स थे, जितने भी एयर होस्टेस थी, पायलट था, वो सब एक साथ आकर एक जिन बन चुके थे और अपने असली रूप में आ चुके थे और वो बहुत ही ज्यादा डरावने और खतरनाक लग रहे थे और चिल्ला रहे थे। मैं और मेरे दोस्त भी इस डर की वजह से बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे। एरोप्लेन अचानक से पूरा खून से भरा हुआ था और खून के रंग में ही बदल गया था और बहुत ही गंदा होने लगा। एरोप्लेन में जितनी भी सीट्स थी सब एक एक करके टूट रही थी। बाहर मिरर पर अजीब अजीब सी आत्माएं, भूत प्रेत सब वहां से हम लोगों को देखकर हंस रहे थे। इतनी फीट ऊंचाई से किसी को आत्माएं दिखाई देना, ये कितना खौफनाक हो सकता है। उनका चिल्लाना, खून, एक के बाद एक इतने सारे अजीब दिखने वाले लोग और जिन, और फिर वो सभी मिलकर मेरे सभी दोस्तों को मार रहे थे और उस जिन ने एक एक करके हम सबको मार दिया। और आज भी जब भी मैं इस कहानी को याद करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खौफनाक लगती है। तो कैसी लगी ये कहानी? मस्त है ना? मेरे डैड मुझे ये कहानी सुना रहे थे और हम लोग आज ही एक रिंग सेरेमनी में जाने वाले थे। इसीलिए मैंने मेरे डैड को कहा था कि कुछ डरावनी सी कोई जिन के ऊपर कहानी सुनाओ। मैंने मेरे डैड को एरोप्लेन की कहानी सुनाने के लिए भी कहा था जो भूतिया चीजों से रिलेटेड हो। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी खौफनाक कहानी सुना देंगे। थोड़ी देर बाद हम लोग बस घर से एयरपोर्ट की ओर निकल ही रहे थे क्योंकि उस कहानी की तरह ही हमको भी आउट ऑफ कंट्री जाना था। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम आफ्ताब है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और साथ में न्यूज को पढ़ना, नई नई खबरों को आर्टिकल्स में छापना, यही मेरा काम है। हम लोग आज जाने ही वाले थे पर पता नहीं क्या हुआ कि एंगेजमेंट करने वालों ने वहीं पर अपना सब कैंसिल कर दिया और अब इसीलिए हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे थे। मैं फिर से अपने आर्टिकल्स को पढ़ने और अपना काम करने के लिए घर से बाहर निकल गया। तभी रास्ते में मुझे एक न्यूज़पेपर दिखाई दिया और वो नीचे पड़ा था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उसे उठा लिया और उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि कल रात 7 लोगों की मौत हो गई और वो सारे के सारे नाम बिल्कुल वही थे जो मेरे डैड ने मुझे कहानी में बताए थे। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। मेरे हाथ से तो वो न्यूज़पेपर ही छूट गया। मैं फिर नीचे अपना हाथ करके उस न्यूज़पेपर को धीरे से मैंने उठाया, फिर आगे पढ़ने लगा। तो उस न्यूज़पेपर में ये भी लिखा था कि किसी जिन ने उन 7 दोस्तों को मारा है और पूरी कहानी भी एरोप्लेन से रिलेटेड ही लिखी हुई थी जो थोड़ी देर पहले मुझे मेरे डैड सुना रहे थे। इसी वजह से वो न्यूज़पेपर मैं अपने घर लेकर जाने वाला था, पर मैंने ये देखा कि वहां पर ऐसा लिखा था कि 2 आदमी जिनकी लाश 3 दिन पहले ही जंगल में कटी फटी मिली, इस वजह से उन दोनों लाशों की शक्ल अच्छे से नजर नहीं आ रही और उन दोनों आदमियों के नाम भी नीचे लिखे हुए थे। जब मैंने वो नाम पढ़े तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उसमें एक नाम मेरे पापा का था और दूसरे मेरे एक अंकल का नाम था जो मेरे दोस्त ईशान के पापा थे। अब ये बात बहुत ही ज्यादा डरावनी हो गई थी क्योंकि ईशान के दोस्तों का नाम यही था जो मुझे मेरे डैड ने कहानी में बताया था, पर उस वक्त मुझे ये सब कुछ याद ही नहीं आ रहा था और अब ये न्यूज़पेपर से मुझे सारी कहानी पता चल रही थी। इसी वजह से मैं फटाफट इसकी रिसर्च करने लगा कि आखिर ये न्यूज़ है क्या और इसमें मेरे पापा का नाम क्यों है। बहुत रिसर्च करने पर भी मुझे कोई सबूत नहीं मिला। मैं पुलिस वालों के पास गया तो वो लोग कह रहे थे कि हम अभी ठीक से श्योर नहीं है, पर जो भी सामान हमें मिले हैं, साथ में वॉलेट भी मिला है, उसमें मेरे पापा का नाम लिखा था और इसी वजह से वो लोग उस लाश को मेरे पापा समझ रहे थे कि वो लाश और किसी की नहीं बल्कि मेरे पापा की ही है। फिर मैंने उनसे कहा, इतनी बड़ी बात हो गई, आपने आर्टिकल में न्यूज़ तक छाप दी, आपने मुझे कहा क्यों नहीं?
फिर पुलिस वाले कहने लगे, ये सारी बात हम आपको परसों ही कह चुके हैं, तो अब आप हमें बार बार ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? पुलिस वालों की ये बात सुनकर अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे किसी ने भी ये कोई बात नहीं बताई थी। ये सब क्या हो रहा है? और मेरे पापा तो जिंदा है। अब आज रात को 11 बजे ही मैं अपने पापा के पास जाकर उनसे ये सारी बात कहने वाला था, पर तभी मुझे साइड में से एक विस्पर की आवाज सुनाई थी। जब मैंने उसे ध्यान से सुना तो वो आवाज बहुत ही डरावनी थी, और उस आवाज की वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। और जब मैं दूर एक रूम की तरफ देखने लगा तो वहां पर मेरी माँ खड़ी थी, और उनकी ही आवाज मेरे कानों में आ रही थी कि तेरे पापा ने मुझे भी मार दिया है। अगर तूने उनको सच कहने की कोशिश की तो वो तुझे भी मार देंगे। वो अब एक जिन बन चुके हैं, तो याद रहे कि तू उनसे कुछ भी ना कहे, इसमें ही तेरी भलाई है। ये बात सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया, इसीलिए मैंने मेरे पापा से कुछ नहीं कहा, और इतना बड़ा शौक मुझे लगा कि मेरी माँ को भी मार दिया गया है। मेरी माँ ने मुझे आगे बताते हुए कहा, जल्दी से कब्रिस्तान में जा, मैं तुझे वहीं मिलूंगी। इसीलिए मैं फटाफट घर से बाहर जाकर कब्रिस्तान में अपनी माँ को ढूंढने चला गया, क्योंकि लगभग 5 दिन पहले ही मेरी माँ को मार दिया गया था, और अब मुझे उनकी आत्मा नजर आ रही थी, और जिन खुद मेरे माँ और पापा के वेश में मुझे गुमराह कर रहा था। जब मैं कब्रिस्तान गया तो मुझे ये नजर आया कि मेरे पापा को 7 महीने पहले ही किसी ने मार दिया था, और उनकी कब्र वहां पर थी। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पापा की लाश परसों पुलिस वालों को मिली थी, तो उनकी कब्र वहां कैसे आई? और उसी के बाजू में मेरी माँ की भी कब्र थी। अब उन्हें वहां किसने दफनाया? और जब मैं और बाजू की तरफ देखने लगा तो वहां पर मेरी कब्र भी बनी हुई थी। अब आपको क्या लगता है कि मैं जिंदा हूं? बिल्कुल नहीं, मेरी मौत भी हो चुकी है। क्या लगता है आपको कि मैं जिंदा कैसे हो सकता हूं? क्योंकि जहां पर भी जिन का वास होगा वहां पर कोई जिंदा नहीं बच सकता। जिन कोई मामूली भूत प्रेत जैसी आत्मा नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक रूह है जो किसी को नहीं छोड़ती। अगर एक बार किसी के पीछे लग जाए तो उसे मारकर ही पीछा छोड़ती है। जिन कभी भी पंडित से या किसी मंत्र से काबू में नहीं आ जाते, बल्कि वो तो बहुत खतरनाक होते हैं। उनसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता। और इस पूरी कहानी के हिसाब से मैंने अपने पापा को खो दिया, और अपने दोस्त ईशान को भी खो दिया, और ईशान ने अपने दोस्तों को खो दिया। फिर मेरे पापा जो खुद 7 महीनों से जिन थे, और ये बात मुझे आज पता चल रही है, और मेरे पापा ने ही जिन बनकर ईशान के पापा यानी मेरे अंकल का भी खून किया था, और मेरी माँ को भी मार डाला, और उन्होंने ही मुझे भी मार दिया या जिंदा रखा है। ये अब एक सवाल बनकर रह चुका है आपके लिए। तो अब मैं ये आप पर छोड़ता हूं कि क्या मैं जिंदा हूं या मर चुका। तो कैसी लगी आपको मेरी लिखी हुई ये जिन की कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फेवरेट हॉरर टॉपिक्स कमेंट करके जरूर बताइए, तो अगली कहानी मैं उसी पर लाने की कोशिश करूंगी। अगर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए ऐसी और भी भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।